बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया है ना सर, ये भी समझ में आ गया कि सर मैक्सिमम स्पीड अब बढ़ गई है ना, और वो कितनी होगी वो भी समझ में आ गया, मगर सर ये कौन डिसाइड करेगा कि थीटा कितना लेना है? मतलब सर ये कौन डिसाइड करता है कि सड़क कितनी इंक्लाइन रखना है जिससे कि जब हम गुजरते हैं तो सड़क कितनी इंक्लाइन रखना है सर, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मैं बोलूंगा ये डिसाइड करेगा बनाने वाला। अच्छा, बनाने वाला तो गवर्नमेंट हो गया, तो मतलब कि सर ये जो चीज़ है थीटा, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। मैं बोलूंगा हाँ, ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। तो सर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो फिर गवर्नमेंट ये बोल देती है कि अपने को कि आपकी जो हाई स्पीड है, मैक्सिमम हाई स्पीड है जो यहाँ पर से गुजरने की, वो 100 होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है क्या सर? सड़क पर लिखती है, बोर्ड टांगती है क्या? अगर अपन परफॉर्म करें बारिश के दिनों में तो अपनी साइकिल आराम से स्किड कर जाती है, सबने देखा होगा है ना। आप यूँ करते हो बिल्कुल एकदम फिसलते हुए वहाँ पर आगे की तरफ गिर जाते हो, सही बात है ना। तो बस वो वाली कहानी हो जाएगी आपके साथ है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी साइकिल स्किड हो जाएगी। पहले व्हील और ये वाले अपने दो व्हील ये वाले, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि अगर अपन यहाँ पर मोड़ना हो तो अपन इस वाले व्हील के दम पर ही इसको पूरा उठा दो और बेंड करके आगे घुमा दो। ये रजनीकांत वाले काम नहीं करना है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले कुछ एक्सेप्शन लोग होते हैं जो रजनीकांत जैसे लोग ही करते हैं, तो वो सब भूल जाओ आप लोग, ठीक है। चलो अपन आते हैं, क्योंकि कार की स्पीड नॉर्मली ज़्यादा ही रहती है, तो टर्न में भी वो जो कार है वो यहीं से निकलेगी। अच्छा, कार को ऐसा तो नहीं देखा ना तुम लोग कि यहाँ से आ रही है, और तुम लोग साइकिल में ऐसे हरकतें मत करने लगना कि सर मैं ना बिल्कुल तेज साइकिल चलाऊंगा सर, तो सर मैं यहाँ से ना ऐसे गुजरूंगा सर यहाँ से। तो भाई साहब पहली बात ये है कि जब आप टर्न ले रहे हो तो साइंस बाद में लगाना, पहले ट्रैफिक के नियम को फॉलो कर लेना है ना। नहीं तो देखा कि भैया आप यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हो, वहाँ पर आपको पीछे वाला ठोक गया, ठीक है, तो धरे रह गए आपके रूल जितने भी चीज़ के, ठीक है ना। तो पहले ट्रैफिक के रूल्स हैं, फिर अपने साइंस से लगाते रहना, ठीक है ना। जो टायर वो और ज़्यादा घिसाते हैं, तो टायर घिसाते हैं तो उनको टायर बदलना पड़ते हैं, तो अपन तो नहीं कर सकते ना आमतौर पे, जैसे आम जनता कैसे करे। पहली बात तो भैया टायर इतना महंगा आता है, तुम्हें पता है ना, टायर का रेट मतलब किसी ज़्यादा होता है ना। कार वार का रेट कितना 5 से 10 हज़ार का आता है लगभग, ठीक है। और ऐसे अगर तुमने टायर को बोला कि सर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाला टायर ले जाऊंगा सर वहाँ पर, सर मैं ट्रैक्टर का टायर लगा दूंगा, सर मैं ट्रक का लगा दूंगा, तो ट्रक का टायर वहाँ पर कितना 15-20 हज़ार का होता है, ट्रैक्टर का वहाँ पर 35 हज़ार का होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था है ना, साइकिल वाइकिल का तो चलो ठीक है 500 रुपये तक होता है, गाड़ी का बाइक का अगर तुम देखो तो लगभग 1500 से 2500 के बीच में होता है। सर ये सब क्यों बता रहे हो सर, टायर बेच रहे हो क्या आप? नहीं, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट फिजिक्स को अपन पढ़ना ही नहीं है, अपने को पूरी अपने सब जगह ना समझना है, अपनी रियल लाइफ से एकदम कनेक्ट करो यार, ठीक है ना। टायर के रेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होना चाहिए, सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ से क्या होता है, कितने रुपये का फर्क आता है, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आप 12th में आओगे मैं आपको बिजली का बिल भरना सिखा दूंगा, किसके लिए कितना रुपये दे रहे हो वो भरना सिखाऊंगा, कौन सा अप्लायंसेस यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे क्या होता है, पेनल्टी क्यों लगती है, सारी चीज़ें बहुत बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ 12th में, क्लियर, ठीक है। चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम आपको पूरी फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर को आप बिल्कुल ओपन माइंड के साथ पढ़ो, एकदम फ्री माइंड के साथ। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेस के साथ आज का लेक्चर पढ़ना है आप लोगों को। और यकीन मानो आपके जब ये लेक्चर खत्म होगा मैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्वेश्चंस के यहाँ पर खत्म करूंगा आज क्वेश्चन, है ना, ये पूरा जो लेक्चर है। और यकीन मानिए कि जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन बहुत इजीली निपट जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। आज के लेक्चर में आपको पूरा यहीं पर प्रेजेंट होना है, ऐसा समझना कि आप लोग बिल्कुल मेरे सामने हो और जो मैं फील करा रहा हूँ ना बच्चों, आज आपको वो सब फील करना है, ठीक है। आज बच्चों मैं आपको कार चलाना बताऊंगा, किस तरह से चलाते हैं, क्या करना चाहिए जिससे स्मूथ ड्राइविंग होती है, क्या नहीं करना चाहिए, टायर खराब हो जाएंगे या एक्सीडेंट होता है, स्किडिंग होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आप सब लोग भी उतना ही इन्वॉल्व रहोगे जितना कि मैं इस लेक्चर को पढ़ाने में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। चलिए तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं हम ये लेक्चर। चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालिए बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, जल्दी से हेडिंग डालो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। तो दोस्तों आप सब लोगों ने साइकिल या बाइक तो चलाई होगी, है ना। और अगर आप लोगों ने साइकिल या बाइक चलाई है तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है कि सर्कुलर टर्न भी मारा होगा, ठीक है। तो जब भी आप सर्कुलर टर्न मारते हो तो आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी होगी कि हम अपने साइकिल को ना थोड़ा सा बेंड करते हैं, थोड़ा सा हम बेंड करते हैं। ये बात पता है कि नहीं अपने को, है ना, हम साइकिल को थोड़ा सा बेंड करते हैं। अच्छा अगर बेंड ना करे तो क्या होगा, अगर बेंड ना करे तो क्या होगा? सर बेंड तो करना पड़ती नहीं तो फिर वो मोड़ नहीं पाएंगे, है ना। आप खुद सोचो ना कि अगर मुझे सर्कुलर टर्न मारना हो और आप साइकिल को मोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ना सीधी रख के मोड़ो, एकदम एकदम ना सीधी रख के मोड़ना है अपने को साइकिल, है ना। आपको जरा सा भी बेंड नहीं होना है, जरा सा भी नहीं। तो देखना आप करके कभी,
आप नहीं ले पाओगे टर्न अच्छे से, है ना। तो जब भी अपने को सर्कुलर टर्न मारना होता है तो अपन अपनी साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, है ना, हम थोड़ा सा साइकिल को बेंड कर देते हैं। सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सर्कल में मुझे यहाँ घूमना है, ठीक है, यहाँ की तरफ घूमना है, ठीक है, तो मैं अपनी साइकिल को बेंड कैसे करूंगा? मैं अपनी साइकिल को यहाँ की तरफ बेंड करूंगा कि यहाँ की तरफ बेंड करूंगा? बताओ, सोचो आराम से। तो कहाँ करूंगा? यहाँ, है ना, यहाँ अंदर की तरफ करूंगा ना, जाहिर सी बात है। और ये तो अपन ने सबने साइकिल चलाया है, बाइक चलाया है, तो आप सब लोगों को अच्छे से पता भी होगा, है ना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है, बिल्कुल एग्जाम्पल तो उठाया प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो तो हमको समझ में आता है कि भैया अगर हमें यहाँ टर्न लेना है सर, तो हमें यहाँ पर मोड़ना होगा, है ना, हम यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा नहीं मोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर यहाँ बेंड करा तो यहाँ मुड़ जाएगी साइकिल, सही बात है ना। चलो, अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अभी हमने कोई, मान लो कोई टर्न वन नहीं लिया, मान लो अभी हमने कोई टर्न नहीं मारा। अभी हम सीधी सीधी बात करते हैं, अगर हमने सीधे सीधे इस वाले केस में बात करी, है ना, कि भैया अगर हम सीधी सीधी साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम सीधी सीधी साइकिल चला रहे हैं तो क्या होगा? जैसे अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो कैसे लगेगा? देखो, पहली बात तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगा, ये दो फोर्सेस तो लगेंगे। कोई और भी लगेगा क्या? तो तुम बोलोगे हाँ सर, वो डिपेंड करता है कि आप साइकिल तेज कर रहे हो या धीमे कर रहे हो, मतलब ये अपनी साइकिल आप एक्सेलरेट करा रहे हो या रिटार्ड। अगर सर आप एक्सेलरेट करा रहे हो तो आपको फ्रिक्शन आगे लगेगा और साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाएगा वो, सही बात है ना। और अगर वो ब्रेक लगा रहा हो, वो रिटार्ड करेगा, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन उस साइकिल पर पीछे लगेगा, है ना। जब भी वो एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है आगे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसको चलाएगा, है ना, तो नेट फ्रिक्शन आगे लगेगा। और अगर वो ब्रेक लगाएगा, रिटार्ड करेगा, तो नेट फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सर आप नेट फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हो? देखो, उसका एक रीजन है, वो मैं आपको रोटेशन में बता दूंगा। नेट फ्रिक्शन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ पर ना साइकिल के दोनों टायर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन कभी कभी बदल जाती है, वैसे मैं सही बताऊँ तो बदल ही जाती है दोनों में, तो वो सब मैं बात करूंगा आपको रोटेशन के अंदर, सही बात है, ठीक है। तो वो अपन बात करेंगे रोटेशन के अंदर कि साइकिल के आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहिए में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। अभी अपने को उन सब पे बात नहीं करना है, मगर हाँ अभी हमें ये जरूर बात करना है कि नेट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक्सेलरेट करवाएगा साइकिल को तो फ्रिक्शन नेट आगे लगेगा, और अगर वो रिटार्ड कराएगा तो फ्रिक्शन नेट पीछे लगेगा, ठीक है सर। तो अब अगर मान लो मुझे साइकिल को टर्न कराना हो, मुझे सर्कुलर टर्न मारना हो, है ना दोस्तों, तो अब अपन क्या बोलेंगे? देखो, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको पहले समझ में आ जाए, है ना, कि हम सर्कुलर टर्न कैसे मारते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ना डायग्राम पे मत ध्यान देना, आप तो बस ये समझो कि हाँ साइकिल है और एक पर्सन वहां पर चला रहा है, आप इतना सा समझो, ठीक है। तो भैया हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पर सर वो मुड़ते समय, इस सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट करते समय, वो सर थीटा एंगल बेंड हो गया, थीटा एंगल बेंड हो गया, है ना, हल्का सा वो इस तरह से जब चला रहा था तो उसने थोड़ा सा बेंड कर ली साइकिल, सही बात है। अच्छा, इस समय मैं मान रहा हूँ बच्चों की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये ध्यान रखना। हम वैसे भी साइकिल में जब टर्न लेते हैं इस तरह से सर्कुलर टर्न, तो भैया हम अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, इसे पेडल मारते हुए नहीं ले जाते, है ना। चलो, तो भैया अब यहाँ पर क्या होगा सर? अब एक काम करते हैं, जैसे अभी आपने इसके लिए अपने फोर्सेज बनाए थे, एक बार इसके लिए फोर्सेज बना के देखो, जल्दी से बनाओ, इसकी एफबीडी क्या होगी, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे। तो आप लोग बोलोगे सर एक तो सीधी बात है कि ऊपर की तरफ ना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एग्री। सर दूसरी बात है कि इसमें mg नीचे लगेगा, सर वो भी एग्री। अब और कुछ लगेगा क्या? सोच के बताओ, और कुछ लगेगा क्या? कुछ और लगेगा क्या? बताओ। तो तुम बोलोगे सर हाँ, अगर सर मैं इसकी पार्टिकल फ्रेम में, मतलब मैं वहां पर बैठ जाऊं जाकर, है ना, तो सर हमारे लिए ना ये एक सर्कुलर टर्न होगा ना सर, इस तरह से। तो ये सर एक सर्कुलर टर्न है। अब ये क्योंकि एक सर्कुलर टर्न है तो जाहिर सी बात है सर हमारे ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा सर, है ना, जिसमें रेडियस उसकी ये होगी आर, ठीक है ना, ये आर होगी रेडियस, जो भी सर्कुलर टर्न की रेडियस है। तो सर बाहर की तरफ उसमें इन्विस्क्रिप्ट में आर लगेगा सर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा बच्चों फिर तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए था, फिसल जाना चाहिए था, सही बात है ना। अगर देखो नॉर्मल ऊपर है, समझ गए ना, जैसे ये आपका ट्रैक है तो नॉर्मल ऊपर हो गया, mg नीचे हो गया, और अभी इन्विस्क्रिप्ट में आर बाहर लगा, तो जाहिर सी बात है अब आपकी साइकिल को बाहर गिरना चाहिए था ना, बाहर हो जाना चाहिए फिर तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर अभी ऐसे कैसे बाहर? सर बाहर की तरफ इन्विस्क्रिप्ट में आर लग रहा है और उसको सर्कुलर टर्न में बने रहना है, तो जाहिर सी बात है एक और फोर्स लग रहा होगा जो कि अंदर की तरफ लगना चाहिए। और जाहिर सी बात है अब चाहे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों ना हो, मगर अगर आपने सर्कुलर टर्न मारा है तो जाहिर सी बात है आपके पास फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा। और वो क्यों लगेगा? क्योंकि सर इन्विस्क्रिप्ट में आर बाहर है।
तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अंदर लगेगा। सही सही बात है ना। देखो ये तो दोस्तों हुआ पार्टिकल फ्रेम में, मतलब हमने उसके फ्रेम पर, उसकी फ्रेम पर बात करी, तो अपने को समझ में आया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। अच्छा अपन बाहर से देखना चाहे तो क्या होगा, बाहर से देखना चाहे फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या बोलोगे, देखो सर अगर अपने को सर्कुलर टर्न मारना है, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ चल रहा है 20 स्पीड से, अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ एकदम ऊपर से, तो 20 स्पीड से आप चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स हमें अंदर की तरफ चाहिए जो कि आपको घुमाए, चाहे आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट क्यों ना हो, चाहे आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट क्यों ना हो, आपको एक अंदर की तरफ फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, जो कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे, जो कि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे। हम ये ग्राउंड फ्रेम से बोलते हैं ना, और पार्टिकल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, ग्राउंड फ्रेम से हमने बोला कि जो कि उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो फ्रिक्शन ही है जो इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको एक बार पार्टिकल फ्रेम में भी बता दिया और एक बार इसको ग्राउंड फ्रेम में भी बता दिया फ्रिक्शन किस तरह से लग रहा है। अच्छा मैं तीसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक है, वो भी समझना। देखो तीन तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, एकदम फ्री, एकदम ओपन माइंड से पढ़ो आज, ठीक है। तो देखो 2 तरीके तो मैंने बता दिया आपको। तीसरा तरीका आप ये कैसे सोच सकते हो, जैसे कि अपनी साइकिल ना टर्न बेटा इधर की तरफ लेना चाह रही है ना, इस तरह की तरफ टर्न लेना चाहते हैं, तो सोचो अगर अपन बेंड ऐसे हुए बेंड, ठीक है, तो एक पल के लिए मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, एक पल के लिए मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, तो भैया क्या होगा सर, जैसे ही बेंड लेंगे ना सर वैसे सर गिर जाएंगे, सर जैसे ही बेंड लेंगे तो सर गिर जाएंगे, सही बात है ना। अच्छा तुम थोड़ा सा गौर करना, देखो मैंने आपको पहले ना फ्रिक्शन में भी बताया है कि आप अगर आपको कभी डायरेक्शन समझ में ना आए ना, तो चीज़ों को ना स्मूथ मान लिया करो और फिर उसमें देख लिया करो क्या हो रहा है, तो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन कभी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। तो जैसे अभी अपन मुड़ रहे थे, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर एक बेंड मारा, एक थोड़ा सा बेंड हुए अपन, है ना, और बेंड होते ही अपन ने बोला कि यहाँ पर अभी फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी साइकिल गिर जाती। अच्छा साइकिल कैसे गिरती, तो तुम बोलोगे सर साइकिल ऐसे गिरती, ऐसे। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर साइकिल ऐसे गिरती तो तुम नीचे वाले टायर को देखो कि अपना टायर कहाँ भागना चाहता है। सर गिरते समय सर हमारा टायर ना राइट साइड में भाग रहा है, तो सीधी बात है अगर वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब अंदर की तरफ लगेगा। तो सीधी बात आई कि फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर है क्या। तो बेटा मैंने आपको 3 तरीके से फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता दी यहाँ पर। क्लियर हो गया अपने को कि किस तरह से अपने पास फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर फिजिक्स में आ जाते हैं इसके, है ना, कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। तो होगा क्या, अब ध्यान से समझना भाई। जैसे नॉर्मल रिएक्शन, अब क्या होगा कि वो ऐसे टर्न मार रहा है, ठीक है, मगर नॉर्मल रिएक्शन तो mg को बैलेंस करेगा, वो तो सीधी बात है ना, हम ये बोल सकते हैं ना नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा। अच्छा इसके बाद ना मैं आपसे एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर ना एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि फ्रिक्शन होने के बावजूद भी हम कई बार गिर जाते हैं। सही बात है ना, फ्रिक्शन होने के बावजूद भी हम कई बार गिर जाते हैं। तो वो क्यों होता है, उसका वैसे असल रीज़न तो आपको रोटेशन में समझ में आएगा, मगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फील करा देता हूँ। वो ये है कि देखो आपका जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है ना बच्चों, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए दोस्तों, है ना। सेंटर ऑफ मास, जो ये सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ पर, इससे पास होना जरूरी है ना। तो एक लाइन यहाँ पर लिख देना कि वाइल नेगोशिएटिंग अ सर्कुलर टर्न बाय अ मोटरसाइकिलिस्ट या साइकिलिस्ट, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो क्या लिखोगे, लिख देना अगर वो नहीं होता तो हमारी साइकिल गिर जाती, ठीक है। और इसका रीजन अपन रोटेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। मगर अभी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे पास रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह से होगा। मैं इसको ना स्मॉल आर कर देता हूँ रेडियस को, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कैपिटल आर। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट बी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब क्या करें, अब सुनो, ये तो अपने को समझ में आ गया है ना कि रिजल्टेंट को इधर से पास होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, 2 इक्वेशन तो यहाँ पर बोल सकते हैं सर कि सर फ्रिक्शन को हटाओ अभी तो, है ना। अब क्योंकि अपने आर मान लिया है तो अपन ने रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जैसे ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन एक और पढ़ी थी ना, फ्रिक्शन की डेफिनेशन कि ये एक कंपोनेंट होता है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का, है ना, और ये भी है। तो अपन सीधी बात करो यार कि आर का जो साइन थीटा है वो mv² में आर को बैलेंस कर लेना चाहिए, और आर का कोस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर लेना चाहिए। सही बात है ना, mg को बैलेंस। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ये सब चीजें, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम कि सर आर का साइन थीटा जो होना चाहिए ना सर, वो किसको बराबर कर लेना चाहिए, mv² में आर को, है ना। इसका स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है।
और आर का जो बेटा कोस थीटा है ना उसको किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो बोलना mg के बराबर हो जाना चाहिए सर। और अगर दोस्तों मैं इसका रेशो ले लूँ, मैं इसको डिवाइड मार दूँ दोस्तों, तो मेरे पास टेन थीटा मिल जाएगा ना। अच्छा टेन थीटा मुझे कितना मिल रहा है, तो बोलना v²/gr। और यही बेटा अपना रिजल्टेंट, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है। मगर इतनी जल्दी मत खुश होना, क्योंकि मैं बेटा इसमें तो शुरुआत रखूंगा। ये तो अपने पास बुक का सिर्फ सॉल्यूशन है, ये तो बुक का रिजल्ट है। बुक्स में अगर आप देखोगे तो भैया बस ये दो इक्वेशन बन के ये दिख जाएगी, ठीक है। अब जो इसके बुक में जो नहीं है, जो अब मैं तुमको बताने वाला हूँ, उसमें मजेदार है, उसमें मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब अपने कानों को खोल लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ठीक है भैया, हम लोगों ने सर्कुलर टर्न लेते समय बेंडिंग जो करी वो बेंडिंग का फॉर्मूला ये था, टेन थीटा इजिकल टू v²/gr, है ना सर। तो सर हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, है ना, टेन थीटा इजिकल टू v²/gr। पहली बात इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना कि जो बेंडिंग होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। मतलब कि हाथी बैठ के चलाए साइकिल को, गेंडा बैठ के चलाए साइकिल को, या कोई दुबला पतला इंसान, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंडिंग तो कोई भी कर सकता है ना, बिना गिरे। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो बेटा इस सिस्टम के मास से वो इंडिपेंडेंट है ना, जो एंगल बेंडिंग का है ना वो मास से इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो ये समझ में आ गई अपने को, है ना, इसको स्टार मार दो भैया, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या करें, अब ध्यान से समझना कि जब भी हम सर्कुलर टर्न लेते हैं दोस्तों, जब भी हम सर्कुलर टर्न लेते हैं तो अपने को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब वो समझिए, ठीक है। तो वाइल नेगोशिएट सर्कुलर टर्न, ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देना कि वाइल नेगोशिएट द सर्कुलर टर्न एंगल, मतलब एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी स्मॉल, एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी स्मॉल। मतलब हमें जाहिर सी बात है कि जब भी हम मुड़ना चाहते हैं ना, जब भी हम मुड़ना चाहते हैं ना, सर्कुलर टर्न लेना चाहते हैं, तो हम बेंड थोड़ा कम होना चाहते हैं ना, क्योंकि हम फिसलने से गिरने से बच जाएं, ये कहना चाहते हैं ना, सही बात है। तो हम ये लिखेंगे कि वाइल नेगोशिएटिंग सर्कुलर टर्न एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी लेस, है ना, कम होना चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि ये कम होना चाहिए। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ, है ना, जो कि अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, मगर आने वाले समय में हो सकता है ये पूछ ले। एक बात बताओ, जैसे सर्कुलर टर्न है दोस्तों, है ना, ये सर्कुलर टर्न है, तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे गाड़ी जो है कहाँ से मोड़ना चाहिए, मतलब इसके पास से मोड़ूं या मैं इस वाले कोने से मोड़ूं, मतलब बताओ, रोड के इस तरफ से मोड़ना चाहिए मुझे या इस तरफ से, जिससे कि मुझे कम एंगल बेंड करना पड़े। सोच के बताओ आप आराम से, मुझे कम एंगल बेंड करना है ना, ठीक है। तो इन सबको में मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ से गाड़ी मोड़ना चाहिए, मतलब इस तरफ, सोच लिया तो मुझे बिल्कुल बताना जरूर कि आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया था कि नहीं, ठीक है। और लिख देना टाइम ये है सर, ठीक है ना। चलिए, तो आपको गाड़ी को यहाँ की तरफ से मुड़ना चाहिए, यहाँ की तरफ से, ठीक है। यहाँ की तरफ से अगर आप गाड़ी मोड़ोगे तो बहुत इजीली मुड़ेगी। और क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो बेटा, क्योंकि मुझे थीटा कम चाहिए ना, मुझे एंगल कम चाहिए, ठीक है, मुझे बेंड कम होना है। तो मुझे अगर एंगल कम चाहिए तो जाहिर सी बात है मुझे आर को बढ़ाना होगा, और आर को बढ़ाना है तो मतलब ये बढ़ेगा अपने पास आर, है ना। तो आप इस वाले में अगर मुड़ोगे और इस वाले में मुड़ोगे तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि मैं यहाँ से गुजरना पसंद करूँगा, सही बात है। पहली बात तो ये होगा कि आर को बढ़ा दो, दूसरी बात क्या करोगे, वेलोसिटी को या स्पीड को जो है वो आप कम कर रखना चाहोगे। तो ये ध्यान रखना साइकिल चलाते समय, ठीक है ना, या गाड़ी चलाते समय, कि वाइल नेगोशिएटिंग अ सर्कुलर टर्न एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी लेस, और रेडियस हम ज़्यादा रखेंगे और जिससे और स्पीड कम रखेंगे, है ना। और जाहिर सी बात है हम करते भी हैं, जब भी हम टर्न लेते हैं तो अपनी स्पीड को कम रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा अगर मान लो सर हमने एंगल ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा, अब समझो, यहाँ बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अगर हमने सर एंगल ज़्यादा ले लिया तो क्या दिक्कत है सर, हम ज़्यादा भी तो ले सकते हैं सर, ठीक है। तो चलो इफ थीटा इज ग्रेटर, है ना, अगर थीटा को अपन ज़्यादा बढ़ाएं, इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ बेंडिंग, तो क्या दिक्कत होगी सर। तो सर कोई दिक्कत तो नहीं है सर, देखो यहाँ पर भी सर अपने पास बैलेंस हो जाएगा सर, थीटा बढ़ाओगे तो टेन थीटा बढ़ जाएगा, और सर v²/g आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर आपको। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दिक्कत नहीं है, चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाली स्टेप में चलते हैं, ठीक है। और समझना, मेरी हर एक पॉइंट को समझना बच्चों, ठीक है, क्या हो रहा है।
अगर मैं यहां पर आता हूं तो देखो, अगर बेटा मैंने थीटा को बढ़ा दिया, अच्छा एक बात बताओ, आर कोस थीटा मतलब क्या है? आर का कोस थीटा मतलब क्या है? आर का कोस थीटा सर नॉर्मल रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है सर। और मैं बोलूंगा आर का साइन थीटा बेटा फ्रिक्शन है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही है सर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मुझे बताना, दिक्कत मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने बेटा थीटा को बढ़ाया तो तुम ये बोलोगे कि सर ये कोस थीटा को कम हो जाना चाहिए ना, अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो बेटा कोस थीटा मेरा कम हो जाना चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है, mg के बराबर है, सही बात है ना। अब नॉर्मल रिएक्शन तो एक बेटा mg के बराबर है, तो उसको तो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इस टर्म को कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर इस टर्म को कांस्टेंट होना है तो अगर कोस थीटा घटा है तो जाहिर सी बात है आर को बढ़ना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर क्या दिक्कत है, आर बढ़ जाएगा हमारा। सर अगर हम थीटा हमने कम भी कर दिया तो ठीक है ना सर, हमारा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां दिक्कत आएगी, अब ध्यान से समझना बेटा, तुम्हारा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ गया, ठीक है, इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, मगर इस स्टेप में जाकर देखो तो तुम ये पाओगे कि देखो तुम्हारे पास अभी अभी तुमने बोला कि आर बढ़ा, मैंने बोला ठीक, और अभी अभी आपने बोला थीटा बढ़ाया तो ये साइन थीटा भी तो बढ़ गया। तो देखो यहां पर ना ये दोनों बैलेंस हो रहे थे आपस में, मगर यहां पर दिक्कत क्या हुई कि साइन थीटा भी बढ़ेगा और आर भी बढ़ेगा। सही बात है ना, आर भी बढ़ेगा। अब जब दोनों बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन थी ना हमारी वो बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी भाई साहब। और मैं इसको अगर आपको प्रैक्टिकल फील करके दिखाऊंगा ना तो तुमको वो भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। सुनो, अगर मुझे टर्न मारना हो तो अपने घर वाले क्या बोलते हैं कि यार टर्न मारना, मतलब जैसे साइकिल वाइकल जब चला रहे हो, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा सा कम झुका करो टर्न मारते समय, है ना। ज्यादा झुक लोगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम गिर जाओगे बोलते हैं, है ना, गिर जाओगे बोलते हैं। तो वो गिरना क्यों होता है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन तो है, मगर जितनी रिक्वायरमेंट हमको घूमने के लिए फ्रिक्शन की लग रही होगी वो ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू मैक्सिमम। मतलब कि हमको मैक्सिमम, क्योंकि अगर हमने टर्न ज्यादा लिया ना, बेंड ज्यादा कर लिया ना बेटा, तो अपने को फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा चाहिए, और उतना ज्यादा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप गिर जाओगे, आप स्किड कर जाओगे एक्चुअली। सही बात है, आप स्किड कर जाओगे। तो यहां पर क्या होता है ना, इसमें साइकिल फिसल जाएगी, है ना, ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्या हुआ कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ बेंडिंग देन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन will also increase, requirement of friction also increase, ठीक है, ये ध्यान से ये लिख देना, ठीक है। अगर हमने ऐसा करा तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। अभी ये एग्जाम में नहीं आया है, मगर हाँ देखो ये सब चीजें ही तो एग्जाम में पूछी जाती है प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए, है ना। IIT भी ये पूछता है, नीट भी पूछता है आजकल तो ऐसे, ठीक है। तो अगर हमने क्या बोला, अगर हमने थीटा बढ़ा दिया, बेंडिंग बढ़ा दी, तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। और अगर दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ी तो जाहिर सी बात है हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो अगर ये रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, या हम बोले ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है बेटा वो तो म्यू एस एन है, ये जो कि कांस्टेंट है। तो अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई तो आपकी जो साइकिल है वो स्किड हो जाएगी, ठीक है, तो आप गिर जाओगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। देखो भैया, हमें सर्कुलर टर्न लेते समय थीटा को कम रखना चाहिए, और थीटा को कम रखने के लिए बेटा आप रेडियस ज्यादा रखोगे, स्पीड को कम रखोगे, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आपने थीटा को बढ़ाना चाहा तो क्या होगा, तो अपन ने बात करी जब थीटा बढ़ाया तो सर इस वाली केशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है सर, मगर सर हमारा जब आर बढ़ा और साइन थीटा बढ़ा तो सर हमारा फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट बढ़ा, और रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन जब बढ़ी तो जाहिर सी बात है सर, अगर मान लो कि मैं नॉर्मली साइकिल चला रहा हूं, समझना ध्यान से ना बच्चों, समझना, अगर हम नॉर्मली साइकिल चला रहे हैं और सर्कुलर टर्न परफॉर्म करना है, सर्कुलर टर्न नेगोशिएट करना है मुझे, ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो जरा सा टर्न 5 डिग्री में हमारी साइकिल घूम जाती है मान लो, है ना, तो हम 5 डिग्री में हमको मान लो कि 10 न्यूटन फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट थी। अब मान लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन का है, ठीक है ना, तो आपकी साइकिल तो आराम से टर्न हो जाएगी ना 10 न्यूटन की रिक्वायरमेंट पर, बहुत आराम से सर, है ना, बहुत आराम से अपनी साइकिल टर्न हो जाएगी। मगर मान लो आपने बेंड ज्यादा करा, तो अगर आपको बिना गिरे जाना है तो क्या फ्रिक्शन को ज्यादा लगना पड़ेगा, और अगर फ्रिक्शन को ज्यादा लगना पड़ेगा तो सोचो अगर वो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट अगर 20 से ज्यादा हो गई घुमाने के लिए, अगर आपने थोड़ा बेंडिंग ज्यादा बढ़ा दिया और वो 20 से ज्यादा हो गई दोस्तों, तो आपकी साइकिल, अब क्योंकि वो फ्रिक्शन उतना नहीं लग सकता, वो तो मैक्सिमम लग जाएगा, मगर आपको तो ज्यादा चाहिए था, आपको तो ज्यादा चाहिए था ना अंदर की तरफ फ्रिक्शन,
और वो उतना नहीं लग पाता है मान लो, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी साइकिल स्किड कर जाएगी। समझ में आ रहा है ना, आप यूँ चला रहे होंगे। अब ये बिल्कुल वो वाला केस है जब अपन बारिश के दिनों में देखते हैं ना कि जब बारिश होती है तो अपने पास एक लेयर जम जाती है पानी की, है ना, सड़क पर, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जो चीज़ हम सूखे पर ऐसे जब हम चलाते थे साइकिल, ठीक है, तो हम ना अच्छा खासा जब टर्न ले लेते थे, उतने टर्न अगर अपन परफॉर्म करें बारिश के दिनों में तो अपनी साइकिल आराम से स्किड कर जाती है। सबने देखा होगा, है ना, आप यूँ करते हो बिल्कुल एकदम फिसलते हुए वहाँ पर आगे की तरफ गिर जाते हो। सही बात है ना, तो बस वो वाली कहानी हो जाएगी आपके साथ, है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी साइकिल स्किड हो जाएगी। तो ये था पूरा की पूरा आपको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने पूरी साइंस को रिलेट कर दिया। समझ में आ रही बात, मजा आया पक्का, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप इन सब पूरी चीजों को छापो और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चालू करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालिए जल्दी से, सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अपने को कार को टर्न लेना है, टर्न कराना है सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। अच्छा यहां पर तो आपको बेंडिंग नहीं करना पड़ती ना, जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल में अपने देखा, यहाँ पर तो बेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि आपने भैया यहाँ पर ये वाले अपने पहले व्हील और ये वाले अपने दो व्हील ये वाले, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि अगर अपन को यहाँ पर मोड़ना हो तो अपन इस वाले व्हील के दम पर ही इसको पूरा उठा दो और बेंड करके आगे घुमा दो। ये रजनीकांत वाले काम नहीं करना है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले कुछ एक्सेप्शन लोग होते हैं जो रजनीकांत जैसे लोग ही करते हैं, तो वो सब भूल जाओ आप लोग, ठीक है। चलो अपन आते हैं रियल लाइफ में जहाँ पर अपने पास चीज़ें होती हैं। तो कार को अपने को ऐसे टर्न नहीं लेना है कि टर्न कराते समय अपन दो पहियों के दम पर ही दूसरे बाकी पूरी कार को उठा दे, है ना, यहाँ पर वो बेंडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो जब अपन कार को सर्कुलर टर्न कराते हैं तो दो चीज़ें सामने आती है दोस्तों। पहली तो ये होती है कि जब अपन कार को टर्न करा रहे हों, है ना, तो वो स्किड ना कर जाए। पहली बात तो ये होती है ना कि अपन जब टर्न ले रहे हों तो हमारी गाड़ी ज़्यादा तेज ना हो जाए जिससे कि वो स्किड कर जाए, है ना, अपन को यहाँ पर मुड़ना हो और वो मुड़ ना पाए और वो अपनी गाड़ी फिसल जाए, स्किड कर जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों कि अपनी गाड़ी की हाइट ज़्यादा हो जिससे कि जब टर्न ले रहे हो ना तो बहुत स्पीड में क्या होगा कि जब टर्न लेते समय हमारी गाड़ी पलटी खा के बाहर ना चली जाए। एक तो ये हो सकता है। अच्छा पलटी खाने वाली चीज़ देखी होगी ना आपने कभी ना कभी फिल्मों में, या कभी अपने शायद ये रेसिंग कार वाला जो होता है, आपने कभी शो देखा हो, है ना, कार रेसिंग का, तो उसमें भी आपने कभी गौर करा हो तो उसमें भी ऐसा होता है ना, कि कार ना मतलब बहुत स्पीड में मुड़ती है तो कई बार पलटी भी खा जाती है बाहर की तरफ, है ना। तो देखो ये जो पलटी मारने वाला केस है ना वो अपने को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। पहली बात, पलटी मारने वाला केस अपने को यहाँ पर नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पहली बात अपने सिलेबस में है भी नहीं, और अगर ये मैं वैसे पढ़ाऊंगा वैसे आप लोगों को, डोंट वरी, है ना, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको ये पूरी चीज़ पढ़ाई जाएगी, मगर ये पढ़ाऊंगा मैं बेटा रोटेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लगेगा टॉर्क, ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर। क्लियर है क्या? तो चलो फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर पलटी मारने वाली बात कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर जो मेन मुद्दा होगा पढ़ने का वो होगा अपने पास स्किडिंग का, ठीक है ना, फिसलने वाला अपन को पढ़ना है मेनली, ठीक। तो चलो मैं अब जल्दी से 2 से 3 मिनट में आपको ये पलटी मारने वाले केस को थोड़ा सा यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आप उसको समझ लो, ठीक है ना, जो कि अपन आगे रोटेशन में पढ़ेंगे। क्लियर, पक्का? चलिए तो देखो, जब भी अपने पास गाड़ी बनाई जाती है दोस्तों तो वो पलटी ना मार जाए उस हिसाब से भी बनाते हैं। जैसे स्पोर्ट कार में तुमने देखा होगा तो बहुत हाई स्पीड होती है उसमें, तो उनमें आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि उनके जो गाड़ी के मॉडल होते हैं ना वो बहुत नीचे बनाए जाते हैं, हाइट में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट के बनाएंगे ना, जितनी ज़्यादा हाइट रखेंगे ना उतनी ज़्यादा पलटी मारने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? फील कर पा रहे हो ना? और आप ऐसे भी देख सकते हो दोस्तों कि जैसे यहाँ पर ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी होगा कार पे, तो है ना भाई, जैसे कार ऐसे है, जैसे ट्रैक है उसमें कार रखी है इस तरह से, ठीक है, ये कार हो गई, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि देखो ऊपर नॉर्मल होगा नीचे एमजी होगा, ये तो समझ में आता है हमें, है ना। अब भाई साहब क्योंकि वो टर्न मार रही है, सर्कुलर टर्न मार रही है, तो एमवी स्क्वायर में आर बाहर होगा, एमवी स्क्वायर में आर बाहर होगा, वो भी कहाँ से? सेंटर से बाहर, सेंटर पे लगेगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ टायरों पर फ्रिक्शन लगेगा। इतनी बात समझ में आती है? तो अब इस चीज में एक विशेष तौर पे ध्यान देना, वो ये है जैसे कि मान लो ये अपने पास मार्कर हो गया, ठीक है, ये ध्यान से समझना इसको, ठीक है, जैसे मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर पे बच्चों मैंने नीचे फ्रिक्शन, नीचे फोर्स यहां लगाया, समझना, यहां पर लगाया, और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर पे लग रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ।
तो कोई इसको यहाँ से इधर ढकेल रहा है, कोई इसको यहाँ से यहाँ ढकेल रहा है, तो तुम खुद सोचो कि गाड़ी तो ऐसे टर्न मारना चाहिए ना, फिर तो मतलब पलटी मारना चाहिए ना। अब खुद सोचो, गाड़ी ऐसी है, अब उस गाड़ी को ऐसे करते हुए घूम जाना चाहिए था, मगर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगने वाला ज़्यादा हो गया, और फ्रिक्शन तो लग ही रहा था। खैर, तो ये दोनों सपोर्ट कर देंगे उसको गोल घुमाने में, मतलब कि आपकी गाड़ी जो है वो कुल मिला के पलटी मार जाएगी। इतनी बात समझ में आती है क्या? पलटी मार जाएगी ऐसे में। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई साहब देखो, पहली बात तो जितना हाइट में मॉडल रखोगे, जितना हाइट बनाओगे, उतना ज़्यादा पलटी मारेगी, क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब वो टॉर्क क्या होता है वो आप सीखोगे रोटेशन में, मगर मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ अभी, है ना, कि सब फील तो ले लो अभी कि क्या होता है। तो अपन ने देखा है कि इसीलिए जो रेसिंग कार होती है ना, तो रेसिंग कार्स में आपने देखा होगा कि टायर थोड़े बड़े बनाए जाते हैं और गाड़ी का मॉडल थोड़ा नीचे बनाया जाता है, जिससे कि वो ग्राउंड को चिपका के चले, है ना, मतलब जैसे ऐसे चिपका नहीं दे, ठीक है ना, वो ग्राउंड को पकड़ के चले, मतलब उसमें ग्रिप बना के रखे, इससे उसमें एमवी² का टॉर्क उतना ज़्यादा हाई ना लगे। ठीक है ना, क्योंकि कार का मॉडल जितना ऊपर हाइट पर रखोगे उतना ज़्यादा जल्दी गिरने के चांसेस होंगे। जैसे ट्रक व्रक होते हैं ना, और उसमें ट्रक को भी ओवरलोडिंग कर दो, है ना, अपने इंडिया में तो चलता रहता है बहुत बढ़िया तरीके से, आपने देखा होगा, है ना, तो वो गिरते भी हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादा ओवरलोडिंग कर रखी है तो वो जरा सा भी घूमने पर अगर वो जरा सा भी पलटी मार गया तो वो पूरा तरीके से पलटी मार जाता है। तो आई थिंक इतना तो समझ में आता है कि ज़्यादा हाइट रखोगे तो पलटी मारेगा, कम हाइट रखोगे तो पलटी मारने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अब अपन बात करते हैं टायरों की। तो आपने रेसिंग कार के जो टायर्स देखे होंगे बहुत मोटे मोटे और बहुत बड़े होते हैं, है ना। और अच्छा सर, टायर बड़े क्यों रखते हैं? सोचो जल्दी। फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है इसलिए? ऐसा तो है नहीं, है ना। हम लोगों ने तो पहले ही फ्रिक्शन में पढ़ा है कि भैया फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो टायर के साइज, ये मतलब चौड़ाई बढ़ाई जाए तो उससे मतलब नहीं है। हाँ, वो इसलिए रखा जाता है कि आपका जो कार है वो पलटी ना मारे, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में चलती है कार वहाँ पर, है ना। तो उनके टायर भी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना, टायर महंगे होते हैं उनके, ठीक है। और उनके टायर आपने देखा भी होंगे कि वो इतने ज़्यादा रूल को वायलेट करते हैं, इतने ज़्यादा वायलेट करते हैं वो, कि उनको टायर एक रेसिंग में ही बदलना पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि जब वो रेस कर रहे होते हैं ना, तो एक राउंड में आके आ रहे हैं, या जब आपने पूरा शो देखा होगा अगर, तो उसमें टायर को बदला जाता है फटाफट, है ना, व्हील को पूरा बदला जाता है और फिर बाद में वापस से शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा ये वाली बात, है ना। तो सोचो उस टायर की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। इस तरह से मतलब वहाँ पर फिजिक्स को वायलेट कराया जाता है कि अगर अपन बोलते हैं टर्न ऐसा लेना चाहिए, है ना, तो वो वैसा नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल छोटा टर्न मारेंगे। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, है ना, इसके स्कीडिंग के दौरान बताने वाला हूँ। खैर, पलटी मारने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने मॉडल को नीचे बनाया और टायर बड़े रखे और थोड़े चौड़े रखे। वो इसलिए रखे क्योंकि अपनी पलटी ना मारे, बस। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया पलटी वाला केस, हटा दो, अभी हटा दो। अब आते हैं अपन स्कीडिंग वाला केस, जिसमें अपन को पढ़ना है। तो देखो भैया, अपनी गाड़ी स्किड ना करे, मतलब फिसले ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया अपने पास नॉर्मल तो mg के बराबर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सिंपल सी भाई सब बात है कि ये जो है अपने पास कार है, अगर वो आगे चल रही है तो नॉर्मल ऊपर नीचे mg, तो ये नॉर्मल mg बराबर हो जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि नॉर्मल mg के बराबर हो गया। ठीक है भाई साहब। अब कार को बाहर की तरफ नहीं फिसलना है, तो क्या फ्रिक्शन को mv² के बराबर हो जाना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल हो जाना चाहिए, mv² के बराबर, है ना, mv² के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे बहुत तेजी से कार निकालना है, मुझे बहुत तेजी से कार निकालना है, तो अगर मुझे बहुत तेजी से कार निकालना है, गोल घुमाना है, तो उस समय मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो वो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। सही बात है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा दोस्तों? तो तुम बोलोगे सर म्यू इंटू एन। सर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? तो बोलना mg, तो ये बेटा mg आ जाएगा। क्लियर। तो बेटा m ने m को मार दिया, तो अपने पास वेलोसिटी मिल गई आपको, साफ साफ क्या मिली? मैक्सिमम वेलोसिटी मिली सर रूट में म्यू एस जी इंटू आर। समझ में आया क्या बात, है ना, म्यू एस जी इंटू आर, ये अपने पास वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी, है ना। अगर आपने वेलोसिटी को इससे ज़्यादा चलाया, आप समझ जाना, है ना, ये मैक्सिमम है, आप इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। इससे ज़्यादा चलाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ भाई साहब, इतना तो समझ में आ गया सर, है ना। इससे ज़्यादा गाड़ी अपन तेज नहीं चला सकते, क्योंकि फिर अगर सर वेलोसिटी आपने ज़्यादा कर दी तो mv² में r वाला टर्म बढ़ जाएगा, और अगर mv² में r वाला टर्म बढ़ गया तो फ्रिक्शन
उसको संभाल नहीं सकता, तो बाहर की तरफ गाड़ी फिसलेगी, है ना। या हम बोलें कि वो गाड़ी सीधे की तरफ निकल के, मतलब उसको टर्न ऐसा लेना चाहिए था, इधर मुड़ जाना चाहिए था, मगर वो इस तरह से सीधे निकल जाएगी और वो ठुक जाएगी। क्लियर है क्या, है ना। तो भैया ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कार को कहां से मोड़ना चाहिए, इस वाली जगह से मोड़े, मतलब इस वाली तरफ से मोड़ू बच्चों, यहां से मोड़ू या यहां से मोड़ू, बताओ कहां से मोड़ना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना बेटा, अपन स्पीड कांस्टेंट ले रहे हैं ना, वी मैंने कांस्टेंट लिया है, हम कभी भी टर्न लेते हैं तो अपनी स्पीड कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे बताओ, मुझे ये वाला टर्न लेना चाहिए या फिर ये वाला, तो तुम बोलोगे सर ये वाला, है ना। अगर आपको तेजी से चलाना है कार, तो है ना, जल्दी जाना हो, तेजी से चलाना हो तो आप क्या करोगे, अगर आपको तेज गाड़ी ले जाना है तो आप भैया बाहर वाले टर्न से ले जाओ, सही बात है क्या। तो यहां से आपको ले जाओ। अच्छा, आप लोगों ने गौर भी करा होगा, जैसे अपने पास ये वन वे है मान लो, तो आप यहां से चल रहे हो, ठीक है, तो आप साइकिल से गुजरोगे ना, तो आप साइकिल वाले को यहां पर जाने के लिए बोलते हैं, है ना, कार वाले यहां से निकलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कार की स्पीड नॉर्मली ज्यादा ही रहती है, तो टर्न में भी वो जो कार है वो यहीं से निकलेगी। अच्छा, कार को ऐसे तो नहीं देखा ना तुम लोग कि यहां से आ रही है, और तुम लोग साइकिल में ऐसे हरकतें मत करने लगना कि सर मैं ना बिल्कुल तेज साइकिल चलाऊंगा सर, तो सर मैं यहां से ना ऐसे गुजरूंगा सर, यहां से। तो भाई साहब पहली बात ये है कि जब आप टर्न ले रहे हो तो साइंस बाद में लगाना, पहले ट्रैफिक के नियम को फॉलो कर लेना, है ना। नहीं तो देखा कि भैया आप यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहे हो, वहाँ पर आपको पीछे वाला ठोक गया, ठीक है, तो धरे रह गए आपके रूल जितने भी फिजिक्स के, ठीक है ना। तो पहले ट्रैफिक के रूल्स हैं, फिर अपने साइंस से लगाते रहना, ठीक है ना। चलिए, हाँ, नहीं तो भैया ऐसा मालूम पड़े कि है ना, यहाँ पर साइंस ज़्यादा लगा रहे थे, देखो पीछे वाले ने तो मतलब ठोकते हुए निकल भी गया वो आगे, ठीक है, फिर ऊपर जाके लगाओगे फिर साइंस, है ना। तो देखो अब अपन आते हैं वापस से मुद्दे पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मेरे पास मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ से गुजरूंगा तो स्पीड थोड़ी कम रखना पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम वाली, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ ना, इस पर चर्चा करता हूँ, ये फॉर्मूले पे, ये तो फॉर्मूला बुक का हो गया, अब अपन इसके अंदर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, है ना। देखो दोस्तों, अगर मैंने ना इसका रेडियस, आप खुद समझना मेरी बात को, है ना, अगर मैंने रेडियस यहाँ पर ऐसे लेके चला, इफ आर इजिकल टू, आप आर मान लो बेटा कितना, लगभग 20 मीटर मान लो, चलो, है ना, 20 मीटर मान के चलो, आर को बेटा मैंने ले लिया 20 मीटर, और ले लो म्यू को कितना, म्यू को ले लो आप 1/2, है ना, अपन ज़्यादा नहीं ले रहे, अपन 1/2 ले रहे हैं, फ्रिक्शन जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। तो अपन ने ले लिया म्यू इक्वल टू 1/2। अच्छा, इसके हिसाब से तुम अगर वी मैक्सिमम चेक करोगे तो मैक्सिमम भाई सब स्पीड कितनी हो जाएगी, आप देखो जरा करके देखो, तो क्या बोला अपन ने, म्यू एस मतलब 1/2, जी इंटू 10, जी मतलब 10 और आर मतलब 20, है ना, तो ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना। मतलब कि अगर 20 मीटर का सर्कुलर टर्न हो तो अपन उसमें 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चला सकते, उससे ज़्यादा चलाया तो भैया आपकी कार, समझ में आ गया क्या, स्किड हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा अपन इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हाईवे का ट्रैक बना देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो अपन ना इसको एक काम करते हैं, इफ आर इजिकल टू ले लेते हैं 45, आर इजिकल टू कितने ले लेते हैं अपन 45 मीटर को, और म्यू वही लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। तो अपने पास मैक्सिमम स्पीड क्या होगी सोचो, तो भाई साहब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी सर 1/2 इंटू जी इंटू आर, आर अपन ने ले लिया 45, है ना। तो भाई साहब अगर अपन 45 ले लें, है ना, तो ये कितना हो रहा है सोच के बताओ जल्दी, तो ये हो जाएगा 225, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट में 225, है ना, देख लो एक बार, ठीक है, 22.5 इसका हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 225, और 225 किसके स्क्वायर रूट है बेटा, जल्दी बताओ, तो 15 का हो जाएगा, तो ये 15 मीटर पर सेकंड चल रही है। अच्छा, 15 में अगर तुम 18/5 को मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर था हमारे पास, और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 18/5 का, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हम 54 किलोमीटर पर आवर में घूम पा रहे हैं। अगर वो 45 मीटर का है, मतलब 45 से 50 मीटर का अगर टर्न ले लिया हो अगर हमने, है ना, 45 से 50 मीटर का टर्न है अगर वो, तो हम लगभग 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से वहां पर अपनी कार को चला सकते हैं, सही बात है। उससे ज्यादा आपने चलाया तो फिर आपकी कार वहां फिसल जाएगी, आपकी कार वहां पर फिसल जाएगी। तो सर अब क्या करें, अब जैसे सर मुझे तो बहुत जल्दी घर जाना है, मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, है ना, किसी को कुछ हो गया, कहीं पर हॉस्पिटल जाना है, तो अब क्या करें सर, अब सर अपन 60 से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे सर उस वाले ट्रैक पर, तो अब क्या करें। तो अब जैसे ये चीज़ तो गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है ना कि भैया किसी को जल्दी हो सकती है, या उनकी तरफ से गवर्नमेंट में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना, कि मेडिकल इमरजेंसी हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अब क्या करें भाई। तो क्योंकि
आप खुद सोचो, देखो अगर आर अपन यहाँ पर बढ़ाएंगे, अगर रेडियस मैंने बढ़ाई तो देखो क्या होगा कि भैया हमने सर्कुलर मतलब गवर्नमेंट अगर रेडियस बढ़ाए मतलब कि आपको सड़क की रेडियस जो है बहुत बड़ी बना के दे दी, तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि रेडियस बढ़ा दी तो सड़क का खर्चा ज़्यादा हो गया पहली बात, और खर्चा तो बढ़ा ही बढ़ा, प्लस पेट्रोल का भी खर्चा, जो इतना बड़ा टर्न ले रहे हो है ना, टर्न ज़्यादा बड़ा लोगे तो सड़क का खर्चा तो पैसा तो उसमें लगा ही, सब गाड़ी वहाँ से जब जब निकलेगी तो फिर भैया पेट्रोल भी जा रहा है, मतलब कुल मिला के रेडियस को बड़ा करना ये कोई ज़्यादा सही काम नहीं हुआ है ना। तो अगर अपन रेडियस बड़ा कर देंगे कि सब कुछ हो जाएगा सही, तो बिल्कुल नहीं है ना, आपको एक्चुअली वहाँ पर सड़क बनाने का पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा फिर, ठीक है, अगर रेडियस को बढ़ाया। सर अगर म्यू को बढ़ा दिया तो क्या होगा, देखो तुम म्यू को भी बढ़ा लो, देखो रेडियस को बढ़ा लो आपने, ठीक है, आपने वहाँ पर बड़ी रोड बना दी, ठीक है, आपको और तेज गुजरना है मान लो, ठीक है, तो अब म्यू को आपने बढ़ा दिया, तो भाई म्यू को बढ़ाने पर क्या होगा, तो सर अगर म्यू को बढ़ाया तो गाड़ी में फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, तो गाड़ी के टायर घिसाएंगे, गाड़ी के टायर घिसाएंगे, तो अगर वो टर्न बहुत बड़ा हुआ, वहां पर फ्रिक्शन भी ज्यादा रख दिया आपने जिससे कि हमारी गाड़ी तेज गुजार सके हम, तो वहां पर क्या होगा कि हमारी गाड़ी के टायर भी घिसाएंगे। अच्छा गाड़ी के अगर टायर घिसाए तो नुकसान तो हमारा ही हो गया फिर से, है ना, क्योंकि भैया गाड़ी के टायर घिसा रहे हो तो फिर आपको टायर बदलना पड़ेंगे आगे जाकर, है ना, वो घिस घिस के खराब हो जाएंगे फिर ऐसे ज़्यादा उसमें से गुजारी गाड़ी। तो आपने देखा ही होगा ना कि जब अपन कार रेसिंग देखते हैं तो कार रेसिंग वाले क्या करते हैं कि वो जैसे अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि देखो टर्न अपन जब लो तो अपन यहाँ से लो अगर तेज़ी गुजरना है, सही बात है ना, तो वो लोग कैसा करते हैं कि रेडियस यहाँ पर कम लेते हैं और अपनी स्पीड भी हाई कर देते हैं वो लोग, है ना, तो उनको टर्न वो ये लोग यहाँ से जाते हैं फिर, तो उससे क्या होता है उनकी गाड़ी और ज़्यादा घिसाती है ना, उनकी जो टायर है वो और ज़्यादा घिसाते हैं, तो टायर घिसाते हैं तो उनको टायर बदलना पड़ते हैं। तो अपन तो नहीं कर सकते ना आमतौर पे, जैसे आम जनता कैसे करे, पहली बात तो भैया टायर इतना महंगा आता है, तुम्हें पता है ना, टायर का रेट मतलब वैसे ही ज़्यादा होता है ना, कार वार का रेट कितना 5 से 10 हज़ार का आता है लगभग, ठीक है, और ऐसे ही अगर तुमने टायर को बोला कि सर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाला टायर ले जाऊंगा सर वहाँ पर, सर मैं ट्रैक्टर का टायर लगा दूंगा, सर मैं ट्रक का लगा दूंगा, तो ट्रक का टायर वहाँ पर कितना 15-20 हज़ार का होता है, ट्रैक्टर का वहाँ पर 35 हज़ार का होता है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था है ना, साइकिल वाइकल का तो चलो ठीक है 500 रुपये के तक होता है, गाड़ी का बाइक का अगर तुम देखो तो लगभग 1500 से 2500 के बीच में होता है। सर ये सब क्यों बता रहे हो सर, टायर बेच रहे हो क्या आप, नहीं, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट फिजिक्स को अपन पढ़ना ही नहीं है, अपने को पूरी अपने सब जगह ना समझना है, अपने रियल लाइफ से एकदम कनेक्ट करो यार, ठीक है ना। टायर के रेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, कि कौन सी चीज़ से क्या होता है, कितने रुपए का फर्क आता है, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आप 12th में आओगे तो मैं आपको बिजली का बिल भरना सिखा दूंगा, किसके लिए कितना रुपए दे रहे हो वो भरना सिखाऊंगा, कौन सा अप्लायंसेस यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे क्या होता है, पेनल्टी क्यों लगती है, सारी चीज़ें बहुत बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ 12th में, क्लियर, ठीक है। चलिए अब वापस से आते हैं अपन इसमें। तो देखो यार अगर हमने रेडियस बढ़ाया तो सड़क बढ़ेगी और उसका खर्चा बढ़ेगा, और अगर म्यू भी बढ़ा दिया तो उसमें फिर टायर भी घिसेंगे, तो नुकसान तो हमारा हुआ। तो क्या होता है ना दोस्तों कि अगर हमें तेजी से गुजरना है, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको देखो जल्दी जाना है, हमको 80 किलोमीटर की स्पीड चाहिए वहां पर घूमते समय भी, तो क्या करा जाए, तो भैया ये तो बार बार इतना ज़्यादा हर जगह पर टर्न लेंगे तो फिर तो सरकार को नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्कुलर टर्न को ऐसे ना करते हुए ना, वो सर्कुलर टर्न को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, समझना ध्यान से, वो सर्कुलर टर्न को क्या कर देते हैं, ये चीजें ना बढ़ाते हुए वो सर्कुलर टर्न को इंक्लाइन कर देते हैं। तो अब ध्यान से समझना तुम लोग, है ना, क्या होता है यहाँ पर। देखो अगर तुम लोगों ने सर्कुलर टर्न इंक्लाइन कर दिया है ना, समझना ध्यान से, तो अब अगर तुमने सर्कुलर टर्न कुछ इस तरह से कर दिया, सोचो है ना, इस तरह से कर दिया और तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर है, तो तुम खुद सोचो कि देखो इस बार जो तुम्हारा नॉर्मल ऊपर लग रहा था और एमजी को बैलेंस कर रहा था ना, तो इस बार बेटा तुम्हारा नॉर्मल इधर लगेगा, सही बात है क्या। और अगर तुम्हारा नॉर्मल इधर लगेगा तो तुम ये खुद सोचो कि जो अभी तुम्हारे पास MV² में आर लग रहा था ना, बाहर की तरफ MV² में आर लग रहा था ना, तो और फ्रिक्शन जो है तुम्हारे पास, अब ध्यान से समझना कि अभी तक जो MV² में आ रहे वो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग के अभी फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था, अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आएगा जो उस फ्रिक्शन का साथ दे देगा और आपकी गाड़ी और तेजी से मुड़ पाएगी, क्योंकि इस MV² में आर को आप अब और बढ़ा पाओगे, समझ में आ रहा है ना। पहले बढ़ाने पर क्या हो रहा था कि फ्रिक्शन झेल नहीं पा रहा था, है ना, अब बढ़ाने पर क्या होगा कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी साथ दे देगा, किसके लिए, फ्रिक्शन का। तो बोलता है कि तू भैया अकेले नहीं है, चल मैं भी हूं, तो अब अपन दोनों मिल के लगेंगे, तो अब वो गाड़ी और ज्यादा स्पीड से गुजर पाएगी। तो इसीलिए जो ब्रिज बनाए जाते हैं ना,
वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब जल्दी से हेडिंग डालो, फटाफट हेडिंग डालो, बैंकिंग ऑफ रोड। और इसका रिजल्ट जरूर ध्यान रखना कि v इक्वल टू रूट म्यू जी आर, है ना, ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तो अब जल्दी से हेडिंग डालो, बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालिए जल्दी से, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना, जल्दी से हेडिंग डालिए बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा वो अब गाड़ी को मोड़ने में ज़्यादा मदद करेगा, है ना, मतलब अब आप अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा सकते हो मोड़ते समय। तो देखो, अभी अपने पास जो दिक्कत थी वो ये थी कि अपने पास मैक्सिमम स्पीड फिक्स हो गई थी, अदरवाइज वो स्किड हो जाएगी। तो अब अपने पास मैक्सिमम स्पीड की लिमिट ना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने अभी अभी रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया है ना, थोड़ा सा उसको मोड़ दिया गया है। तो कुछ इस तरह से अपने पास रोड हो जाएगा और गाड़ी इस तरह से निकलेगी दोस्तों, है ना। तो अगर भाई साहब मैं इसमें बात करूँ तो कुछ सर्कुलर टर्न ले रहा होगा इस तरह से, है ना। तो क्या मैं इसको इसी जगह पर किसी इंस्टेंट पर, जब इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट मान रहे हैं अपन, है ना, पहली बात तो अपने को भैया मोड़ते समय स्पीड कॉन्स्टेंट लेके चलना है ना। तो अब अगर अपन स्पीड कॉन्स्टेंट मानते हैं, है ना, उस समय पर अगर बात करें कि ये जो इंक्लाइंड होगा, जो ये सड़क है, जो अपने पास रोड है वो इंक्लाइंड हो गई है, और यहाँ पर अपने पास कार रखी हुई है ना, यहाँ पर अपनी कार रखी है। तो अब आप ये समझिए कि जो कार होगी वो एक सर्कुलर टर्न मार रही होगी ना, समझ में आ रहा है ना, वो एक टर्न लेते हुए आ रही होगी इस तरह से। तो क्या मैं इसके इस टर्न को एक सर्कुलर मान सकता हूँ ना, सर्कुलर आर्क की तरह, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या मैं इधर बोल सकता हूँ कि ये एक सर्कुलर टर्न परफॉर्म करेगा इस तरह से। तो भाई साहब इसमें आपके पास बाहर की तरफ लगेगा mv² अपान में स्मॉल r, है ना, रेडियस मैंने स्मॉल r मानी है। क्लियर है क्या? अच्छा, और क्या लगेगा इसमें? तो तुम बोलोगे सर नीचे mg लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। सर ऊपर नॉर्मल लगेगा, बहुत ही गजब, है ना, ये तो लगेगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर फ्रिक्शन, मुझे बताओ पहले बताओ कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, कहाँ लगेगा, सोच के बताओ। तो सर सड़क के अलोंग ही लगना है, वो तो रोड के अलोंग ही लगना है सर, या तो नीचे या तो ऊपर, इधर ही लग सकता है वो तो, है ना। तो तुम खुद सोचो कि अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, मैं बहुत तेज से जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ की तरफ फिसलूंगा? मैं बाहर की तरफ मतलब गिरूंगा फिसल करके, या फिर अंदर की तरफ? खुद सोच के बताना। अगर मेरी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड, याद रखना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में बहुत तेज़ी से निकल रहा हूँ, तो हमारी स्पीड के कारण हम बाहर की तरफ फिसलेंगे ना। अगर हम बाहर की तरफ फिसलेंगे तो क्या हमारे पास फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा फिर, है ना। ये फॉर मैक्सिमम स्पीड के लिए बोल रहा हूं, फॉर वी मैक्स, है ना भाई साहब। अच्छा अगर मुझे मिनिमम स्पीड के लिए बोलना होता तो मैं बोल देता कि भैया फिर अपने को फ्रिक्शन ऊपर लगता, वो चलो उसके बाद में बात करूंगा मैं। मगर अभी बात करो, बताओ मैक्सिमम स्पीड की बात करो कि अगर मैं बहुत तेजी से निकला तो फ्रिक्शन मुझे नीचे लगेगा। सही बात है ना, क्योंकि mv² में आर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ये इसको ऊपर ले जाना चाहता है, और ऊपर ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन को नीचे लगना पड़ेगा। सही बात है। तो अब अपन बात करते हैं इसके आगे। देखो अगर मैं इसका जो FBD है ना, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बिल्कुल इज्जत से बनाया था, एकदम डेडिकेटेड FBD। तो देखो वो कुछ इस तरह से बनेगी ना कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, बाहर की तरफ mv² अपान में r हो गया, है ना, नीचे की तरफ mg हो गया, और इस तरफ फ्रिक्शन हो गया, है ना। सही बात है। तो अब अपने को कंपोनेंट करना है भाई साहब, अब अपने को कंपोनेंट करना है। तो अब कंपोनेंट कैसे करें दोस्तों, बोलो कंपोनेंट कैसे लें? तो सर वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिया जाए, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लेते हैं। देखो तो अगर मैं देखो तो ये वाला एंगल मेरा थीटा आ रहा होगा, आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके पास ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा आएगा, आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ से ये जो फ्रिक्शन के लिए है एंगल, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है, जेड बन रहा है इस तरह से, तो ये एंगल थीटा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर सब चीज़ें लिखूँ टर्म्स, तो कुछ इस तरह से होंगी कि यहाँ की तरफ लगेगा n का साइन थीटा, है ना, प्लस f का कोस थीटा, यहाँ ये लगेगा। अच्छा यहाँ लगेगा बाहर की तरफ mv² अपान में r, है ना, ऊपर की तरफ लगेगा n का कोस थीटा, और नीचे की तरफ लगेगा बेटा mg प्लस f का साइन थीटा, है ना, आप देख सकते हो। f का साइन थीटा इधर होगा, f का कोस थीटा उधर होगा, तो वो लिख दिया अपन ने, f का कोस थीटा उधर, f का साइन थीटा नीचे हो गया, तो mg के साथ एड अप हो गया, है ना। और नॉर्मल का भी कंपोनेंट कर दिया इस तरह से। क्लियर है क्या? अब बड़ा आसान काम का है ना, कि भैया इस वाले को इसके बराबर करो और इस वाले को इसके बराबर कर दो, है ना। तो इक्वेशन आएगी और उसको सोल्व कर लो, तो अपने पास मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी भाई साहब। ये ध्यान रहे, अपने मैक्सिमम स्पीड के लिए भी सोल्व करा है, फॉर वी मैक्सिमम। तो अब अपन क्या लिखेंगे इक्वेशन, बताओ जरा, सोच के बताओ। हम ये बोलेंगे सर कि mv² अपान में r बराबर हो जाएगा n साइन थीटा प्लस f कोस थीटा के बराबर। क्लियर है क्या, है ना।
और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी वर्टिकल वाले के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और मैं उस चीज को ये भी लिख सकता हूं ना अच्छा कि mg इज इक्वल टू क्या ये लिख सकता हूं मैं कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा, n cos थीटा ऊपर हो गया, नीचे f sin थीटा तो अपन ये लिख दो, है ना। मतलब वो इधर था तो मैं इस टर्म को उधर ले गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा मुझे बताओ, अब मैं क्योंकि इसको मैक्सिमम स्पीड के लिए लिख रहा हूं, मैक्सिमम के लिए लिख रहा हूं, तो क्या भैया हमारे पास फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम कर देना चाहिए? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर देना चाहिए। तो सर फ्रिक्शन को मैक्सिमम लूंगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या म्यू एन आ जाएगा? तुम बोलोगे हाँ सर। तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पर भी म्यू एन आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही, है ना। अच्छा अब ये हो गया, तो अब एक काम करो, ये जो दो इक्वेशन थी हमारे पास, देखो यार एक बात है, जब आप स्कूल के लिए डेरिवेशन करो ना, तो पहले तो दो इक्वेशन लिखना जैसे मैंने लिखी थी, और फिर उसके बाद में लिखना कि फॉर वी मैक्सिमम, है ना, फॉर वी मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, और फिर इसमें वैल्यू पुट करके ये दोनों इक्वेशन लिखना जो मैंने अब लिखी है ना म्यू एन के साथ। अब इसको तुम क्या करना बच्चे, इसको तुम ऐसा रखना कि इन दो का रेशियो ले लो पहले तो तुम जब रेशियो लोगे ना तो वी स्क्वायर बाय जी आर आएगा आपके पास, है ना, वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाय जी आर, इस तरह से बनेगा, है ना, इजिकल टू, अब ध्यान से समझना, एन साइन थीटा प्लस ये वाली इक्वेशन अपॉन ये वाली इक्वेशन, तो क्या सब में एन 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 कट जाएंगे? सही बात है। तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, खत्म। ठीक है, आसान है। और अब अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूं दोस्तों, तो रिजल्ट अपने पास होगा कि मैक्सिमम स्पीड आई है अपने पास वी मैक्सिमम इजिकल टू रूट के अंदर जी आर इंटू, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, है ना, अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। इस तरह से भाई साहब अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख देता हूँ एक और, कि मैं इसको लिख सकता हूँ रूट में जी आर, और यहाँ से कोस थीटा निकाल लो और यहाँ से भी कोस थीटा निकाल लो, और कोस थीटा ऊपर नीचे कट कर दोगे, तो बेटा यहाँ पर ना जब कोस थीटा ऊपर से निकाला तो ये बना टेन थीटा, तो ये लिख सकते हो बेटा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में ये 1 माइनस म्यू टेन थीटा बन जाएगा, है ना, इस तरह से, मतलब पूरा टर्म टेन थीटा के टर्म में। तो भाई साहब आपके पास इस तरह से दो अपने पास रिजल्ट आ गए हैं, है ना। और जो आपको याद रखना है वो अपने हिसाब से आप जो भी याद रखो आपको चलेगा, है ना। और हमें जो याद रहता है मेनली, तो हम वो बता देते हैं, हमें ये वाला याद रहता है ऊपर वाला, है ना, हम ऊपर वाले को याद रख लेते हैं। ठीक है, आप लोग दोनों याद रखो, आपकी इच्छा है, सब ठीक है। तो भैया मैक्सिमम स्पीड ही आई आपके पास, कुल मिला के मैक्सिमम स्पीड ही आई। तो अपने पास कहानी क्या थी कि जब अपन सर्कुलर ट्रैक में हॉरिजॉन्टल में चला रहे थे, तो मान लो हमारी गाड़ी 60 में फिसल जाती थी, 60 किलोमीटर पर आवर में, और अब हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो अब बढ़ गई है, अब वो बढ़ गई है, मैक्सिमम स्पीड अब मान लो 60 से बदल के 100 हो गई। ठीक है, तो बढ़िया अपन अब 100 तक जा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ये रहा भैया, आपके पास कभी पूछ लिया गया तो, है ना, तो आप बता देना, इस तरह से होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया, है ना सर, ये भी समझ में आ गया कि सर मैक्सिमम स्पीड अब बढ़ गई है ना, और वो कितनी होगी वो भी समझ में आ गया, मगर सर ये कौन डिसाइड करेगा कि थीटा कितना लेना है? मतलब सर ये कौन डिसाइड करता है कि सड़क कितनी इंक्लाइन रखना है, जिससे कि जब हम गुजरते हैं तो सड़क कितनी इंक्लाइन रखना है? सर ये कौन डिसाइड करेगा? तो मैं बोलूंगा ये डिसाइड करेगा बनाने वाला। अच्छा, बनाने वाला तो गवर्नमेंट हो गया, तो मतलब कि सर ये जो चीज़ है थीटा, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। मैं बोलूंगा हाँ, ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। तो सर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो फिर गवर्नमेंट ये बोल देती है कि अपने को कि आपकी जो हाई स्पीड है, मैक्सिमम हाई स्पीड है जो यहाँ पर से गुजरने की, वो 100 होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि सर सड़क पर लिखती है, बोर्ड टांगती है क्या? तो भैया ऐसा नहीं होता, आपको ऐसा नहीं लिखती ना कि वो मैक्सिमम स्पीड आप इतने से गुजर जाओ, है ना, वहां से निकलो इतनी स्पीड से, तो मैक्सिमम स्पीड कभी नहीं लिखती वो लोग क्या लिखते हैं? ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड लिखते हैं वो लोग। अब ये क्या है सर? तो ऑप्टिमम स्पीड बेटा ये होता है, जैसे कि मैक्सिमम स्पीड तो मान लो कि भैया अपन ने 60 में अपन फिसल रहे थे ना पहले, तो 60 में फिसल रहे थे, तो अब अपन 100 में फिसलेंगे, ठीक है। मगर अब ऑप्टिमम स्पीड एक ऐसी चीज है जहां पर हमें बिना फ्रिक्शन के भी हम घुमा सकें। देखो क्या है ना, अगर हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मोड़ा तो अपनी गाड़ी में फ्रिक्शन लगेगा, तगड़ा लगेगा। अब उसी चीज को अगर अपन यहां पर ले जाएंगे, देखो पहली बात तो उसमें स्पीड भी कम रखना है और फ्रिक्शन भी लग रहा है। अगर अपन इस पर आ गए तो अपने पास मैक्सिमम स्पीड बढ़ गई कि हम उतने तक अपन खींच सकते हैं गाड़ी को, ठीक है। मगर अगर अपन ने उस स्पीड पे गाड़ी चलाई तो अपनी गाड़ी में जो वियर एंड टियर इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा,
क्योंकि अपन मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी के टायर घिसेंगे। अब मुझे घिसना अवॉइड करना है, तो अब मुझे गाड़ी को ऑप्टिमम स्पीड में चलाना चाहिए। और जो ऑप्टिमम स्पीड है ना, गवर्नमेंट ये लिखती है और उसी के हिसाब से सड़क को बनाती है कि कितना ठेठा रखना है। तो चलो जल्दी से अपन वो देख लेते हैं कि गाड़ी, ये जो सड़क है वो कितना इंक्लाइंड होना चाहिए, है ना। तो लिखो ऑप्टिमम स्पीड। चलिए, तो आप लोगों ने हेडिंग डाली ऑप्टिमम स्पीड, है ना, हेडिंग डालना है ऑप्टिमम स्पीड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो एंगल है, जो इंक्लाइंड एंगल है वो डिसाइड करती है, ठीक है, और उसी के हिसाब से उस रोड पर ऑप्टिमम स्पीड लिखती है। मैक्सिमम नहीं लिखती, वो ऑप्टिमम लिखती है। और ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि उतने में अगर आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी के टायर नहीं घिसेंगे, वो बहुत स्मूथ ड्राइव होगी आपके लिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, है ना, वो स्मूथ ड्राइव के लिए लिखते हैं। तो देखो, तो टर्न, आप इसको अलग तरीके से ये देख सकते हो कि टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं ना, ऑप्टिमम स्पीड के अंदर चलना है, मतलब कि हम बिना फ्रिक्शन के, हमारे गाड़ी में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है है ना, तो हमारे गाड़ी में फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि टर्निंग टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन, है ना। या फिर मैं सीधे सीधे बोल दूं कि मैं किसी स्मूथ ट्रैक पर जा रहा हूं, है ना, स्मूथ ट्रैक पर, हम बोलते हैं ना स्मूथ ड्राइविंग करना, तो वो वैसे ही कुछ है। तो हम स्मूथ ट्रैक पर जा रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है ना। या फिर हम बोले टू अवॉइड वियर एंड टियर इफेक्ट। अच्छा, इस दौरान मैं वेलोसिटी कांस्टेंट मार रहा हूँ, है ना, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो फ्रिक्शन लगेगा, जाहिर सी बात है, आगे पीछे लगेगा, है ना, वो तो ठीक है। मगर अभी हम बोल रहे हैं कि देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो आप, ठीक है, v इक्वल टू कांस्टेंट है आपका, है ना, तो आगे पीछे चलने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए। और अब अगर उन्होंने बोला कि जो गाड़ी मोड़ना है वो गाड़ी मोड़ने में फ्रिक्शन का हाथ नहीं रहेगा, मतलब कि अब जो अभी हमने इसका एफबीडी बनाया था ना, तो अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि अब जो आपकी गाड़ी है, अब जो आपका सर्कुलर मोशन है ना, अभी भी हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी भी mv² में आर बाहर लग रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर अब ना जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लग रहा है आपका, है ना, और mg नीचे लग रहा है। अब यहां पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन अपन जीरो मान रहे हैं, है ना, क्योंकि बेटा आपने क्या लिया ऑप्टिमम स्पीड, जहां पर आपको बिना फ्रिक्शन के गाड़ी मोड़ना है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जब अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मोड़ते हैं, पहली बात तो बिना फ्रिक्शन के हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर गाड़ी मोड़ ही नहीं सकती, ठीक। और अब हमारे पास कितना अच्छा हो गया कि हम स्मूथ ट्रैक पर, मतलब हम स्मूथ होने के बावजूद भी हम अपनी गाड़ी मोड़ सकते हैं। कभी सोचा था आपने को ने कि हम कभी भी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, वो भी स्मूथ ट्रैक पर। तो स्मूथ ट्रैक हमारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं है, अगर हमने उसको इंक्लाइन कर दिया तो हम अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बेटा अपने पास फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो। तो अब इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे बेटा कि नॉर्मल का जो कंपोनेंट होगा ना वही संभालेगा सब चीजें। तो ऊपर हो जाएगा एन का कोस थीटा, है ना, इधर हो जाएगा एन का साइन थीटा। तो आप क्या बोलोगे सीधे सीधे कि भैया एन का साइन थीटा अपने पास हो जाना चाहिए mv² अपन में आर के, है ना, और यहाँ पर जो v होगा सर वो v ऑप्टिमम होगा, ठीक है ना, ये वाला। और एन कोस थीटा बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला इजिकल टू नीचे वाला, मतलब mg। और अगर मैं इसको देखूँ तो बेटा अपने पास आ रहा है tan थीटा इजिकल टू v²/gr। याद करो ये रिजल्ट अपने पहले भी देखा है ना, ये रिजल्ट अपने पहले भी देखा है। मगर ये जो रिजल्ट आया अभी tan थीटा इजिकल टू v²/gr, ये जो थीटा है ये इंक्लाइन है, ये बैंकिंग ऑफ रोड का इंक्लाइन है, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना, टू अवॉइड वियर एंड टियर इफेक्ट, है ना, टू अवॉइड वियर एंड टियर इफेक्ट, ठीक है। ये लिख देना आप कि भाई ये अपने वियर एंड टियर इफेक्ट के लिए ये अपन ने बना दिया एंगल, ठीक है ना दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है कि अपने पास, है ना, ये tan थीटा इक्वल टू v²/gr हो जाएगा, है ना। और ये ध्यान रखना कि ये जो v है v ऑप्टिमम है दोस्तों, है ना, तो v ऑप्टिमम हम लिख देते हैं, ऑप्टिमम, है ना। तो अगर आप इस स्पीड से यहां पर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ ड्राइव होगी। क्लियर है क्या? तो अब आपको ये पूरा समझ में आ गया क्या, पूरा मामला, है ना, कि जो इंक्लाइन है वो कौन चुनता है, वो है अपने पास गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चुनेगी और वो लिख देगी और ऑप्टिमम स्पीड लिख देती है कि भैया 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर में चलाते हो इधर गाड़ी तो बढ़िया, आपके इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अच्छा 60 से ज़्यादा चलाते हो तो क्या होगा, क्या होगा, तो आपकी गाड़ी बाहर जाने लगेगी और बाहर जाने लगेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, सही बात है। अच्छा अगर 60 से कम चलाया तो क्या होगा, तो 60 से कम चलाएंगे तो क्या होगा कि अपनी गाड़ी फिर नीचे आने लगेगी,
और नीचे आएगी तो फिर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अच्छा, अब अपन इसी चीज को पढ़ लेते हैं ढंग से, है ना। तो अभी तो समझ में आया हमारे पास कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वो हमने समझ लिया, रूट अंडर रूट में जी आर वाला जो फॉर्मूला बड़ा सा, है ना, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और अब अपन ने देख लिया कि ऑप्टिमम स्पीड क्या है ना, तो एंगल क्या रखना चाहिए वो समझ लिया। अब अगर हमने देखो, अब अगर हमने ऑप्टिमम स्पीड के नीचे गाड़ी चलाना चाहिए, ऑप्टिमम स्पीड के, देखो बेटा अभी हमने ना ऑप्टिमम के ऊपर चला ली है, अब हम ऑप्टिमम के नीचे चलाएंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्टिमम के अगर नीचे चलाएंगे तो देखो क्या होगा, तो आपके पास यहां पर दो केसेस आएंगे, है ना, कि अगर आपने अपना ये एंगल जो है रिपोज से ज्यादा ले लिया, मतलब जो इंक्लाइन है, एंगल ऑफ बैंकिंग है, वो अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, मतलब समझे क्या, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि गाड़ी खुद से नीचे की तरफ फिसल जाए, है ना, और हमने एंगल उससे भी ज्यादा रखा है, मतलब हम गाड़ी वहां पर खड़ी नहीं कर सकते, टिका नहीं सकते, अगर टिका दी गाड़ी तो खुद में खुद नीचे स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी, ठीक है, हमने ज्यादा इंक्लाइन रख दिया, मतलब मान लो, ठीक है ना। तो उस वाले केस में हम क्या होगा, मिनिमम स्पीड, तो वो निकालेंगे अभी, है ना। और अगर हमारे पास थीटा, उस थीटा रिपोज से कम हुआ, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है, एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से कम है, मतलब जो हमने इंक्लाइन करा है ना बैंकिंग को, जो रोड को बैंकिंग करा है, बैंक करा है, अगर वो रिपोज से कम है तो अपनी गाड़ी तो वहां पर हम खड़ी भी कर सकते हैं, फिर तो मिनिमम स्पीड अपन बोल देंगे ना, जीरो हो जाएगी भाई। इस वाले केस में तो मिनिमम स्पीड तो बोल सकते हैं जीरो हो जाएगी, कि भाई हम उस वाले ट्रैक पर, है ना, कार को वहां पर खड़ी भी कर सकते हैं, और वहां पर हम जैसे बारिश के मौसम है तो हम भुट्टे खाने जा सकते हैं, कुछ और जैसे गर्मा गर्म चाय पी लिए अपन ने, है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं फिर उधर, ठीक है। अब इस वाले केस में बात करते हैं कि अगर एंगल, देखो वैसे कम होता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, ठीक है, मगर अगर जिस ट्रैक पर ऐसा है जहां पर एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा एंगल रखा गया है ना, मोड़ते समय वहां पर हमें रुकने की इजाजत नहीं है भाई साहब, अगर रुक गए तो नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना, अगर ऐसा ट्रैक ले रखा है उन लोगों ने मान लो, है ना, तो क्या होगा, तो देखो मिनिमम स्पीड में क्या होगा, तो ध्यान से समझना। अच्छा क्या होगा अगर मैं एफबीडी में बताऊंगा, तो एफबीडी में क्या होगा, देखो जल्दी बताओ कि सर इस वक्त ना गाड़ी में पता क्या होगा सर, हमारे पास जैसे थीटा हो गया, ठीक है, और अपने पास ये गाड़ी होगी, तो नॉर्मल इधर लगेगा, है ना, और अब क्योंकि एमवी स्क्वायर में आर है बाहर की तरफ इधर ही, तो एमवी स्क्वायर में आर जो है ना दोस्तों, वो अब कम हो गया है, तो अगर ये कम हो गया तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा नीचे गिरने से, तो फ्रिक्शन लगेगा बेटा अपने पास ऊपर की तरफ, सही बात है क्या, मतलब पिछली बार हमारे पास पूरा सब कुछ वैसे ही बना था, बस फ्रिक्शन नीचे था, इस बार फ्रिक्शन ऊपर हो गया। तो एक काम करो ना, आप पूरा डेरिवेशन क्यों कर रहे हो, आप सीधी सीधी रिजल्ट लिख दो ना, बस फ्रिक्शन का जो अपने पास टर्म था उसको नेगेटिव लगा देना, तो आपके पास जो मिनिमम स्पीड आ जाएगी ना, तो भाई साहब कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, तो हम बोलेंगे दोस्त रूट जी आर साइन थीटा, हमने लिखा था प्लस म्यू कोस थीटा, तो आप लिखना साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा अपान में कोस थीटा माइनस म्यू प्लस म्यू साइन थीटा, है ना, हमने माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो हमारे पास मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला आ गया, तो ये अपने पास मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला होगा। और अगर रिपोज से कम है तो मिनिमम स्पीड जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया अपने पास। तो चलो जितना भी मैंने पढ़ाया है इन सबको मैं एक बार में आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, जिससे आपको पूरी तरह से ये चीज समझ में आ जाए कि आज हमने बैंकिंग और रोड में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। मैं आपको पूरा रिजल्ट एक साथ लिख के दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर पूरी कहानी जो बैंकिंग ऑफ रोड की है, मैंने यहाँ पर बस एक बार में यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है आपके लिए, है ना। क्या क्या है कि जो हमारे पास अगर हमें स्लीपिंग और स्किडिंग को अवॉइड करना हो तो हम बोलेंगे कि हमारी जो स्पीड होना चाहिए ना वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास, रूट में जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपान में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये होता है। और सर मिनिमम चाहिए तो सर प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह प्लस कर देना, तो ये आ जाएगा मिनिमम, सही बात है। और इस मैक्सिमम और मिनिमम को हम अगर दूसरे तौर पर लिखे टेन थीटा के टर्म में, तो अपन ये लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले को, सही बात है क्या, है ना। टेन थीटा के टर्म में अगर अपन लिखें, है ना, तो अपन ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे आया, कोस थीटा कॉमन निकालने के बाद, तो इस तरह से वो फॉर्मूले आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और ये इसलिए भी दिया क्योंकि टेन थीटा के टाइम में आपको चीजें मिल जाती हैं कई बार। तो आपको एक और बात, ये तो हो गया कंप्लीट, है ना, टेन थीटा के टाइम में आएगा। अब अगर ऑप्टिमम स्पीड कोई पूछे तो बोल देना भैया कि रूट जी आर टेन थीटा, रूट जी आर टेन थीटा इज ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड इज व्हाट, तो बोलना रूट जी आर टेन थीटा, रूट जी आर टेन थीटा इज ऑप्टिमम स्पीड। क्लियर है कि अपने को। अब याद रखना कि ये जो मिनिमम वाला केस है ये कब आया है सर, ये मिनिमम वाला केस तब आया है जब हमारे पास
बैंकिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि गाड़ी खुद से फिसलने लगे, मतलब कि हमारा थीटा रिपोज से ज्यादा हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया भाई अपने पास पूरा बैंकिंग ऑफ रोड का पूरा मामला खत्म। अब याद रखना बैंकिंग ऑफ रोड में हम क्या बोलते थे कि ये रोड की विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई बी इस तरह से लिखा जाता है, कहीं पर यूज हो जाएगा एक आधी क्वेश्चन में, तो देख लेना। ठीक है, अब इन द केस ऑफ रेलवे ट्रैक, जब रेलवे ट्रैक में होता है अपने पास रेलवे ट्रैक का जब केस लेंगे अपन, तो हमारे पास कई बार आपने देखा होगा ट्रेन भी गुजरती है, तो ट्रेन जब गुजरती है तो कई बार अब उसमें वैसे बहुत कम इंक्लाइंड होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इफ थीटा स्मॉल देन tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा, आप ये भी ले सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, और tan थीटा अपन निकालेंगे कैसे सर? वही h बाई एल। अच्छा, कोई अपने को बोल दे कि भाई sin थीटा बताओ या कुछ करके, है ना, तो अगर आपको ये वाली हाइट दे दे, ये दे दे और ये h दे दे, तो बोल देना कि tan थीटा हमारे पास sin थीटा के बराबर है, इसलिए h बाई एल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या अपने को? बराबर? पक्का? तो देखो ये अपने पास पूरा मामला खत्म हुआ। जल्दी से मैं आपको एक छोटी मोटी चीज और बता देता हूं, फिर अपन इस लेक्चर को पूरी समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मान लो आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके सामने, है ना, तो कैसे करोगे? तो ध्यान से समझना, इसका बहुत इजी तरीका है, ये बहुत एडवांस लेवल में बच्चे मानते हैं इसको, मगर अब आप लोग ना इसको बस चुटकियों में कर लोगे, सिर्फ चुटकियों में। ठीक है ना, आप खुद आंसर देना, देखना, है ना। तो देखो आप लोगों से क्या बोल देता है क्वेश्चन में कि जैसे आपके पास ना ये इस तरह से एक बाउल दिया है ना, और आपको यहाँ पर म्यू दे रखा है, इसका बाउल के साथ यहाँ पर ये म्यू दे रखा है ना, बाउल और इंडो के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और एक बार वो इस तरह से देता है। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई साहब मैं बाउल को कितने से घुमाऊं, ओमेगा कितना रखूं बाउल का, जिससे कि इसका और इसके बीच में फ्रिक्शन ये स्लिपिंग ना हो, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना, कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, मतलब मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूं, वो अगर पूछता है मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया, तो भैया आप लोगों को क्या करना है पता है इसमें? आप बार बार वही मत करते रहना कि भैया ये एफबीडी समथिंग जो भी पूरा सोल्व करो, उतना मत करना। सीधे सीधे एक बात बोलना, क्या बोलना पता है? आप बनाना यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर बनाना एक इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन को बनाना थीटा एंगल। और अब मान लो कि ये इस इंस्टेंट पर एक अपनी सड़क की तरह काम कर रही है, जो रोड थी ना बैंकिंग ऑफ रोड, उसकी तरह काम कर रही है। तो अब बस सीधी सीधी बात है कि देखिए, अगर उसने मान लो ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, है ना, तो सुनो मेरी बात, ये आर है आपके पास, ठीक है, और वो आपको दे देगा कि कहाँ पर वो घूम रहा है। तो सुनो, थीटा तो ये और ये 90 हो जाएगा, मान लो, है ना, ये 90, थीटा 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला ऊपर वाला, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक, अब अगर ये थीटा हो गया तो मेरी बात सुनो, ये कितने से घूम सकता था, इसकी स्पीड क्या थी, मैंने बताया था आपको। तो इसकी स्पीड अपन ने क्या बोली थी सर? मैक्सिमम स्पीड हो सकती है सर, मैक्सिमम कितनी, रूट के अंदर सर जी आर, है ना, और वही साइन थीटा प्लस मी कोस थीटा, अपन में कोस थीटा माइनस मी साइन थीटा, वो था अपने पास, है ना। तो इसकी स्पीड भी उतनी हो सकती है मैक्सिमम, और ओमेगा इक्वल टू, अब आप वी इक्वल टू ओमेगा लिख दो उसके हिसाब से, क्योंकि ये बाउल घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो इसकी स्पीड लिख देना क्या आ रही है, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर करके, आपका आंसर आ गया भाई साहब, आपका आंसर आ गया, सीधी सीधी बात। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है ना, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना बच्चे, वो अपने को पता है अब इसकी वी मैक्सिमम कितनी है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पर अब ये तुमको पता है कि ओमेगा से घूम रहा है इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर से अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो अपन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर इसका स्मॉल आर जो भी आएगा, स्मॉल आर रेडियस लिख देना, जो भी इसकी आ रही होगी आर के टर्म में लिख देना, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर लगा देना, वी मैक्सिमम बाय आर, कुछ सोल्व नहीं करना है, बस आपको वी मैक्सिमम की वैल्यू डाल देना है, सीधी बात है। अच्छा, अगर वो बोले कि भैया बिना फ्रिक्शन के घूम रहा है, तो भैया आप ऑप्टिमम स्पीड डाल देना, ठीक है, कि रूट जी आर टेन थीटा, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत इजीली हो गया सर। इस वाले में, अब इस वाले में क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन इस तरह से रखा हुआ है और ये किसी हाइट पर इस तरह से गोल घूम रहा है, तो उसको कितनी स्पीड से घूमना पड़ेगा कि ये उसी ट्रैक पर रहे। तो फिर से वही बात है ना, वही बात है कि देखिए भैया, इसका ये आर दे दिया, ये पूरी हाइट एच दे दी मान लो, है ना, तो इससे आप थीटा निकाल लोगे कितना आ रहा है, ये थीटा निकाल लिया। अच्छा, इस इंस्टेंट पे मैं इसको इंक्लाइन मानता हूं, तो मुझे ये वाले एंगल से मतलब है, सही बात है ना, तो बेटा ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अच्छा 90 माइनस थीटा हुआ तो उसकी स्पीड कितनी होना चाहिए, तो तुम बोल देना सर इसकी स्पीड में ना पूरा फॉर्मूला सर वही रखना, पूरा फॉर्मूला वही रखना, रूट जी आर समथिंग जो भी था, पूरा फॉर्मूला वही रखना बस। अब क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल हो गया है, तो आप क्या लिख देना सर, साइन थीटा को रिप्लेस कर देना कोस थीटा से, और कोस थीटा को साइन थीटा से कर देना, आपका आंसर खत्म। अब तुम मैक्सिमम पूछो, मिनिमम पूछो, ऑप्टिमम पूछो, कुछ भी पूछो, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या? ठीक, पक्का, डन। अब जल्दी से लास्ट कॉन्सेप्ट डेथ वेल, देन आज का लेक्चर फिनिश। डेथ वेल आपसे पूछा जाता है, जल्दी से अपन वो देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम थे बच्चों, इसको लिख देना, जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है ये, ठीक है।
अब हेडिंग डालो डेथ वेल। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से आज के लास्ट हेडिंग डालिए डेथ वेल। तो डेथ वेल क्या होता है? आपने सुना होगा ना, मौत का कुआं, है ना? तो ये वही है, मौत का कुआं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत बार फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि अजय देवगन गाड़ी चलाता है डेथ वेल में, है ना, कार चलती है यहाँ पर। तो वो कार इसमें चलने के बाद, वर्टिकल चलने के बाद गिरती भी नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप खुद सोचो। अब तो तुम खुद समझदार हो गए हो यार, है ना। अगर वो घूम रही है, कार इस तरह से घूम रही है ना भाई साहब, तो वो गिर क्यों नहीं रही? तो आप क्या बोलोगे? सीधी सीधी बात है सर। देखिए सर, कार अगर जा रही है 20 स्पीड से, है ना, और वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है दोस्तों, तभी वो उसमें चक्कर काट पा रही है। अदरवाइज वो मतलब हमारे लिए चलाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद होता है ये सब चीज़ें, ठीक। तो देखिए उसमें होगा क्या ना, कि उसकी स्पीड मान लो v है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, है ना। और यहाँ पर से आप बोलोगे कि नॉर्मल अंदर लग रहा है, तो नॉर्मल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²/r के बराबर, राइट ना, राइट ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको नहीं गिरना है तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो अगर नीचे नहीं गिरना है दोस्तों, तो फ्रिक्शन को क्या mg के बराबर हो जाना चाहिए। तुम बोलोगे बिल्कुल ठीक सर। और अगर फ्रिक्शन mg के बराबर है दोस्तों, तो हम ये बोलेंगे कि फ्रिक्शन सर होगा μn = mg। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू mv²/r = mg। तो m से m कट गया, ठीक है। तो आपके पास v = कितना आ रहा है, तो बोलना v आ रहा है अपने पास gr/μ के बराबर, है ना, gr/μ के बराबर। तो आपके पास इतनी स्पीड होना जरूरी है उसके पास, तो ही वो यहाँ पर गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो भैया ये हो गया अपने पास ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है। आज आपने बहुत सारी चीज पढ़ ली है। मेडिकल वाले बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये जो डेथ वेल का कॉन्सेप्ट है ये आपको पूछा जाता है अक्सर। और जो मैंने आपको रेलवे ट्रैक का बताया, ये भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। रेलवे ट्रैक का बताया था ना आपको, तो वो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब आप लोग एससी वर्मा पूरी की पूरी लगा सकते हो। आप जो भी आईआईटी के क्वेश्चंस करना चाहते हो, नीट के, एम्स के क्वेश्चन करना चाहते हो, सब आपसे बन जाएंगे। जो भी बुक आप लगाना चाहते हो, जो भी बुक आप लगाते हो, सब आपसे बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आप ऐसा मान सकते हो कि आज अपना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब रही बात नेक्स्ट लेक्चर की, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक आध कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा में बता दूंगा, ठीक है। और कुछ आईआईटी के प्रॉब्लम, नीट के और एम्स के प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर अपना पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि किस तरह से लगा आपको आज का लेक्चर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।